कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर न सिर्फ पानी का स्वाद बदलता है बल्कि लोगों की बोली, भाषा और संस्कृति भी बिल्कुल अलग हो जाती है। पर जब एक ही भाषा को सब पर थोपने की कोशिश होती है तो यह लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कभी कभी पॉलिटिकल डिवाइड का मैदान बन जाती है। The tug of war over languages seems to be never ending. While Tamil Nadu sparked the fresh debate, other opposition-ruled states such as Karnataka, Telangana and Punjab are trying to catch up. आजकल एक ऐसा ही मुद्दा गर्मा रहा है, फ्री लैंग्वेज प्रोग्राम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आए इस प्रोग्राम ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पुरानी लड़ाई को फिर से जिंदा कर दिया है। एक तरफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इसे नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत बताते हैं, तो दूसरी तरफ साउथ इंडियन स्टेट्स इसे कल्चरल इंपोजिशन यानी हिंदी थोपने की कोशिश मानते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अ कैरियर ऑफ कल्चर। उसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने इसका जवाब दिया, वी विल नेवर अलाउ द इंपोजिशन ऑफ हिंदी, तमिल इज आवर प्राइड एंड आवर आइडेंटिटी। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आता है, हिंदी शुड बी द यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और बस शुरू हो जाता है एक और नॉर्थ वर्सेस साउथ का एपिसोड, लेकिन इस बार लैंग्वेज के नाम पर। क्या ये थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम सच में एजुकेशन रिफॉर्म है या एक सटल कल्चरल इंपोजिशन? क्या ये स्टूडेंट्स को मल्टीलिंगुअल बनाएगा या फिर रीजनल लैंग्वेजेस के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक देश को एक ही भाषा में बांधना सच में यूनिटी को प्रमोट करेगा या फिर ये रीजनल आइडेंटिटी के खिलाफ एक छुपी हुई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? तो चलिए शुरू करते हैं नो नॉनसेंस का ये एपिसोड, मुद्दे की बात बिना बकवास। फ्री लैंग्वेज प्रोग्राम सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल और पॉलिटिकल मुद्दा है। फ्री लैंग्वेज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट 1968 में पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि एनपीई के तहत आया था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि स्टूडेंट्स को 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाए। रीजनल लैंग्वेज यानी कि हर स्टेट की जो अपनी मातृभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। हिंदी जो कि एक नेशनल लैंग्वेज बनने की सोच में थी। इंग्लिश इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम को दोबारा इंट्रोड्यूस किया, पर इस बार स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो कौन सी 3 भाषाएं चूज करना चाहते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी प्रैक्टिकल है? जब सिलेबस में हिंदी को इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है तो क्या ये सच में चॉइस रह जाती है? सरकार का कहना है कि ये पॉलिसी स्टूडेंट्स को मल्टीलिंगुअल बनाएगी, उन्हें रीजनल और ग्लोबल लेवल पर फायदा होगा। एनईपी 2020 के सपोर्टर्स का मानना है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर होते हैं। यूपी, एमपी और बिहार जैसे हिंदी बेल्ट स्टेट्स में ये पॉलिसी आसानी से इंप्लीमेंट हो सकती है। यहाँ हिंदी को ऑलरेडी सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम एक नेचुरल फिट है और ये कल्चरल और पॉलिटिकल अलाइनमेंट में भी सही बैठती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हिंदी से एम्प्लॉयमेंट और यूनिटी मिलती है तो हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। इन स्टेट्स में हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक कल्चरल इन्वेजन का सिंबल है। 1965 में हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ तमिलनाडु में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। इनका कहना है कि यह पॉलिसी उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को खतरा पहुंचा रही है। साउथ इंडिया में हिंदी का प्रैक्टिकल यूज भी बहुत लिमिटेड है। एजुकेशनल लोड और रीजनल आइडेंटिटी को बचाने की चिंता एनईपी को अपोज करने की सबसे बड़ी वजह है। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं। अगर हिंदी कंपलसरी होती है तो इनका एकेडमिक लोड और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये इशू सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग का नहीं बल्कि स्टूडेंट वेलबीइंग का भी है। यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 197 लैंग्वेजेस हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से 230 से ज्यादा लोकल लैंग्वेजेस ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 2010 में यूनेस्को ने वार्निंग दी थी कि अगर लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं किया गया तो 2050 तक और 50 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये सिर्फ एक लिंग्विस्टिक लॉस नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सटिंक्शन भी है। इसलिए थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में अगर लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं किया गया तो ये पॉलिसी रीजनल कल्चर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा छुपा हुआ है। इस पॉलिसी को एक एजुकेशन रिफॉर्म के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही नजर आता है। बीजेपी इस पॉलिसी के जरिए हिंदी को नेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही है।
हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज बनाने से बीजेपी अपने कोर हिंदी स्पीकिंग वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। 2019 के जनरल इलेक्शंस में हिंदी बेल्ट से बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट्स मिले थे। अगर 3 लैंग्वेज प्रोग्राम लागू होता है तो ये वन नेशन वन लैंग्वेज सोच को और मजबूत करेगा। इस पॉलिसी का एक छुपा हुआ एजेंडा ये भी हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच एक लिंग्विस्टिक डिवाइड क्रिएट किया जाए, जिससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन और बढ़े। डीएमके, टीआरएस और एआईएडीएमके जैसे सदर्न पॉलिटिकल पार्टीज इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। इनके लिए ये पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन का नहीं बल्कि रीजनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का भी सवाल है। तमिलनाडु में 1965 के एंटी हिंदी प्रोटेस्ट के बाद से हर बार जब भी हिंदी को प्रमोट करने की बात होती है, डीएमके जैसी पार्टियां इसे द्रविडियन आइडेंटिटी पर एक अटैक मानती हैं। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20% गवर्नमेंट स्कूल्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की कमी है। अगर हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाया जाए तो ट्रेंड हिंदी टीचर्स की डिमांड और बढ़ जाएगी। केरला और तमिलनाडु के स्कूल्स में हिंदी टीचर्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ 30% है। इससे यह पॉलिसी प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं लगती। अगर हिंदी को जबरदस्ती सिलेबस में शामिल किया जाता है तो स्टूडेंट्स का एकेडमिक लोड और बढ़ जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के हिसाब से एकेडमिक प्रेशर की वजह से 2023 में 15% स्टूडेंट्स ने स्कूल ड्रॉप किया था। अगर स्टूडेंट्स को एक और लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी तो ड्रॉप आउट रेट और बढ़ सकता है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि हिंदी को प्रमोट करने से स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंग्लिश ग्लोबल जॉब मार्केट में एक मस्ट हैव स्किल है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज्यादा ग्लोबल बिजनेसेस इंग्लिश को अपनी प्राइमरी बिजनेस लैंग्वेज मानते हैं। बैंगलोर और हैदराबाद के आईटी हब्स में इंग्लिश के बिना जॉब्स मिलना मुश्किल है। अगर एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जाए तो साउथ इंडिया के यूथ ग्लोबल जॉब मार्केट में पीछे रह जाएंगे। साउथ इंडियन स्टेट्स की इकॉनमीज लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और टेक ड्रिवन है। यहाँ लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश का मिक्स यूज होता है। हिंदी को फोर्स करने से ये रीजन्स अपने कॉम्पिटिटिव एज को खो सकते हैं। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स को अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल पॉलिसीज बनाने की ऑटोनॉमी देता है। अगर एक सेंट्रल पॉलिसी जबरदस्ती थोपी गई तो यह फेडरलिज्म को डायरेक्ट चैलेंज होगा। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज का विरोध किया था। अगर 3 लैंग्वेज प्रोग्राम जबरदस्ती लागू किया गया तो यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के बीच कल्चरल डिवाइड और बढ़ा सकता है। यह पॉलिसी एक नैरेटिव को प्रमोट करती है कि वन लैंग्वेज वन नेशन ही नेशनल यूनिटी का जरिया है, जबकि भारत की ताकत हमेशा से उसकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ही रही है। एजुकेशन को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, लेकिन 3 लैंग्वेज प्रोग्राम एजुकेशन को भी एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना रहा है। जब एजुकेशन सिस्टम में एक लिंग्विस्टिक पॉलिसी जबरदस्ती थोपी जाती है, इसका असर सिर्फ सिलेबस पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की सोच और उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। नॉर्थ इंडिया में जहां हिंदी नेचुरल फिट है वहां इस पॉलिसी का असर कम है, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट में यह पॉलिसी एक रीजनल वर्सेस नेशनल डिबेट को जन्म दे रही है। अब ये डिबेट सिर्फ पॉलिटिकल मैदान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि स्कूल्स और क्लासरूम्स तक पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स के लर्निंग एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल बायस और कल्चरल स्टीरियोटाइप्स की एंट्री हो सकती है। एजुकेशन का मकसद स्टूडेंट्स को चॉइस देना है, ना कि उन्हें एक फिक्स्ड लिंग्विस्टिक फ्रेम में बांध देना। 3 लैंग्वेज प्रोग्राम पेपर्स पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एजुकेशन और पॉलिटिक्स को मिक्स करने की एक रिस्की कोशिश है। अगर सच में एजुकेशन को सुधारना मकसद होता तो हर स्टेट को अपनी लिंग्विस्टिक नीड्स के हिसाब से डिसीजन लेने का हक मिलता। एजुकेशन का असली मकसद स्टूडेंट को ऑप्शंस देना होता है, ना कि उन्हें एक लैंग्वेज या फिर एक सोच में सीमित करना। अगर सच में नेशनल यूनिटी चाहिए तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना जरूरी है, ना कि रीजनल आइडेंटिटीज को सप्रेस करना। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम वो होता है जो स्टूडेंट्स को उनके लोकल और ग्लोबल नीड्स के हिसाब से तैयार करे, ना कि उन्हें एक फिक्स्ड लिंग्विस्टिक फ्रेम में बांध दे। 3 लैंग्वेज प्रोग्राम में सबसे बड़ी कमी यह है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच को प्रमोट कर रही है। जब पॉलिसी को सेंट्रल लेवल पर बनाया जाए और स्टेट्स को सिर्फ फॉलो करने को कहा जाए तो वो पॉलिसी रिफॉर्म नहीं इम्पोजिशन बन जाती है। मेरा ओपिनियन सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल एजेंडा से दूर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को चॉइस देनी चाहिए कि वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अगर देश को सच में एकता और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को अनबायस्ड, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव बनाना होगा। दोस्तों, ये था हमारा नो नॉनसेंस टेक ऑन 3 लैंग्वेज प्रोग्राम। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी सच में देश की यूनिटी को बढ़ाएगी या फिर रीजनल आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहिए क्रिटिकल ज्ञान के साथ। नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।